मेरे पति हर वक्त किसी दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते थे। ना तो मुझे घर खर्च के लिए पर्याप्त पैसे देते थे और ना ही मुझे पत्नी होने का सम्मान। मेरा ससुराल यह सब देखकर और भी खुश होता था। खर्च चलाने के लिए मैं ऑनलाइन पढ़ाती थी, लेकिन मेरी मेहनत की कमाई भी मेरा पति ज़बरदस्ती मुझसे छीन लेता था। एक दिन अचानक उसकी बहन ने कहा, भैया भाभी को तलाक दे दो, और मेरे पति ने भी उनकी बात मान ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी ज़िंदगी दर्द और परेशानियों में कट रही थी। मैं रोज़ ईश्वर से आंसुओं के साथ दुआ करती रहती। मैं जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही मेरी कद्र करना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी, दिल बेहद उदास था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मैंने सोचा शायद कोई नया स्टूडेंट होगा, इसीलिए कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी ओर से एक आदमी की आवाज़ आई। मैं चौंक गई और बोली, जी आप कौन? लेकिन यह कहते ही कॉल कट गया। मैं हैरान रह गई थी कि आखिर सिर्फ यह पूछने के लिए फ़ोन किया गया था। मैंने सिर झटक कर मोबाइल रख दिया और कमरे से बाहर आ गई। मेरी दोनों नंदे कुर्सी पर बैठी अपने कॉलेज की असाइनमेंट बना रही थी। एक पल को सोचा उनकी मदद कर दूं, लेकिन तुरंत ही उनका बर्ताव याद आ गया और मैं चुपचाप किचन चली गई। मेरे शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था कि मुझे चैन मिला हो। शादी की अगली सुबह ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ रहना है तो कुछ समझौते करने होंगे। पति के होते हुए भी पति के बिना ज़िंदगी जीनी होगी। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि अचानक बाहर से ननद की आवाज़ आई, भाभी अगर चाय बन रही हो तो हमारे लिए भी बना देना, और अगर नहीं बन रही हो तो भी बना दो, हमें काम करना है। मैं खामोश रही और बस चाय चढ़ा दी। अनावश्यक झगड़े से बचना चाहती थी। चाय बनाकर जैसे ही बाहर आई तो अजीब नज़ारा देखा। मेरी नंदे मेरे मोबाइल में झांक रही थी और उनके चेहरे के भाव बिगड़ते जा रहे थे। मैंने गुस्से से कहा, किसी के बिना अनुमति के उसके फ़ोन को इस्तेमाल करना सही नहीं है, मेरा फ़ोन दो। लेकिन उनमें से एक बोली, अब यह मोबाइल तो भैया को देंगे। जो आप गुल खिला रही हो, भैया ही तुम्हें सबक सिखाएंगे। हम भैया को बताएंगे कि हमारे घर की बहू होकर हमारी इज्जत खराब कर रही हो, लड़कों से चक्कर चला रही हो, ऑनलाइन क्लास की आड़ में बॉयफ्रेंड बनाए हैं। उसकी यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं कांपते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी गंदी बातें कर रही हो, मेरा फ़ोन दो। तभी उन्होंने स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। वो अनजान नंबर इनबॉक्स में बेहुदा मैसेज भेज रहा था, आपकी आवाज़ ने मुझे दीवाना बना दिया है। मैं आपका फ़ैन हूँ, आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। मैंने घबरा कर कहा, ये सब गलत फहमी है। मैंने तो बस हेलो बोला था और उसने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या आप शालिनी हैं। बाकी मैसेज उसने खुद ही लिखे हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे जवाब देते ही उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उससे ज़्यादा मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मेरा बात सुनकर दोनों नंदे ताना मारते हुए बोली, आखिर आप अजनबी नंबर उठाती ही क्यों हो? हमारे पास भी तो अक्सर अजीब नंबर से कॉल आते हैं, पर हम तो नहीं उठाते। सिर्फ आप ही ऐसी बेकार हरकतें करती हो। आपको लगता है हम बेवकूफ़ हैं? आज भैया को आने दो, सबके सामने आपकी असलियत रखी जाएगी। आप जैसी औरत हमारे घर में नहीं रह सकती। आपकी वजह से हमें भी बदनामी झेलनी पड़ेगी। कल को जब हमारे रिश्ते की बात चलेगी तो लोग हमें ताने देंगे। इस बदनामी का सामना करने की ताकत हम में बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरा कलेजा काँप गया, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों मेरी बातों पर यकीन करो प्लीज़, तुम्हारी बातों से मेरा घर टूट जाएगा। तुम्हारा भाई तो वैसे ही मुझे तलाक देने का मौका ढूंढता रहता है। मेरा घर उजाड़ कर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने कभी तुम लोगों से झुंझला कर बात भी नहीं की है। हर काम चुपचाप करती हूँ, तुम्हारी हर बात मानती हूँ। मेरी बात सुनकर छोटी ननद ने मुझे धक्का देकर पीछे किया और बोली, इमोशनल ब्लैकमेलिंग अपने मायके जाकर करना, यहाँ हमें ये सब न दिखाओ, जाओ हमारे सिर पर सवार मत हो। उसकी यह सब बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और कहा,
ठीक है, पर फिलहाल मेरा मोबाइल मुझे लौटा दो। तुम्हें अपने भैया से जो कहना है कह देना, लेकिन मेरा फ़ोन दे दो, मेरी क्लास अटेंड करनी है। लेकिन दोनों ने मोबाइल और पीछे कर लिया और बोली, नहीं, जब तक भैया नहीं आते यह मोबाइल हमारे पास रहेगा। अगर उन्होंने कहा तो वापस दे देंगे, वरना नहीं। पहले उन्हें सब मैसेज दिखाएंगे, वरना आप मोबाइल मिलते ही सब डिलीट कर दोगी और फिर हमारे पास कोई सबूत नहीं रहेगा। इसीलिए अभी आपका फ़ोन मिलने से रहा। इतना कहकर दोनों चाय के कप उठाकर अपने कमरे में चली गई और मैं वहीं बैठकर सिर पकड़ ली। यह कैसी मुसीबत लग गई थी। एक अनजान कॉल उठाकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मन ही मन मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, किसी अजनबी नंबर की कॉल कभी रिसीव नहीं करूँगी। मैं रोती रोती अपने कमरे में जा बैठी। जिंदगी ने मुझे जैसे किसी अजीब मोड़ पर खड़ा कर दिया था। मेरा पति एक वैन ड्राइवर था। वो हमें कॉलेज से लेने आता था। मेरे साथ कई और लड़कियां भी उसी वैन में आती थी। कई लड़कियां उसे पसंद करती थी क्योंकि उसका चेहरा मोहरा अच्छा था, उम्र में छोटा और स्मार्ट था। देखने में कोई नहीं कह सकता था कि वो सिर्फ वैन ड्राइवर है। उसकी अदाएं भी ऐसी थी कि हर लड़की खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच जाती थी। उसी समय मेरा पति राजीव ने मुझे प्रपोज किया था। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी मीठी बातें और उसका अंदाज मुझे अपनी तरफ खींच चुका था। जब मैंने अपनी माँ को इस रिश्ते के बारे में बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। माँ का कहना था, बेटी, जो हर लड़का किसी से हंसकर बातें करता है, रोज़ कई लड़कियों को कॉलेज से लाकर उनके घर छोड़ता है, उस पर भरोसा करना ठीक नहीं। ड्राइविंग का काम करने वाले लड़के ज़्यादातर शराब वगैरह भी पीते हैं। ऐसे इंसान पर ज़िंदगी टिके रहेगी, ये मत सोचो। लेकिन उस समय मैं माँ की बात भी सुनना नहीं चाहती थी। मैंने उनसे खूब बहस की। असल में मुझे राजीव से सच्चा लगाव हो चुका था। मैंने माँ से कह दिया था, आप मेरी खुशी में खुश रहना ही नहीं चाहती, बस चाहती हैं कि मैं आपके घर में बैठी रहूं, जहां आपकी बहुएं मेरा जीना हराम करती रहें, या फिर आप सिर्फ मेरी कमाई चाहती हैं। कॉलेज के समय मैं पार्ट टाइम स्कूल में पढ़ाती थी। मुझे अच्छी सैलरी मिल जाती थी। उसमें से आधी मैं अपने पास रखती थी और आधी माँ को दे देती थी। शायद मेरी यही बात माँ के दिल पर लग गई थी और मजबूरी में उन्होंने राजीव से शादी के लिए हामी भर दी। जब पहली बार मैं राजीव के घर वालों से मिली तो मुझे बहुत अजीब लगा। उनकी फैमिली का व्यवहार, बहनों की बातें और उनकी माँ का रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें देखकर ही माँ ने रिश्ते को ठुकरा दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटी, तुम इस घर में कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुमने हमेशा आज़ाद ख्याल की ज़िंदगी जी है। यहाँ तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इस लड़के पर उसकी माँ और बहनों का पूरा दबदबा है। ऐसे घर में बहू को कभी पति से अपना हक नहीं मिल सकता। वहाँ सिर्फ मुसीबतें ही मिलेंगी। उनकी बातें सच भी लग रही थी, लेकिन उस समय मेरा दिमाग सिर्फ राजीव की मोहब्बत में डूबा हुआ था। उसकी मीठी बातें, उसके दिए तोहफे और दिखाए सपनों ने मेरी समझ पर पर्दा डाल दिया था। मैंने अपनी माँ को ही गलत ठहराना शुरू कर दिया और घर में झगड़े करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर माँ ने मेरी शादी राजीव से करवा दी, मगर विदाई के वक्त उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह रिश्ता तुम्हारी जिद से हुआ है। अब चाहे तुम हंसो या रो, जियो या मरो, तुम्हारा नाता अब इस लड़के और इसके घर वालों से ही रहेगा। मेरे दरवाजे पर लौटकर आने की ज़रूरत मत समझना। माँ ने उस समय मुझसे कहा था, तुम्हारे भाई शादीशुदा हैं, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहें। बेहतर यही होगा कि तुम अपना घर बसा लो। मेरे घर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी यह बातें मेरे दिल को चीर गई। वो मेरी माँ थी, मुझे ऐसा कैसे कह सकती थी, लेकिन शायद मेरे व्यवहार और मेरे शब्दों ने उन्हें मजबूर कर दिया था। उन्होंने मेरी जिद के सामने हार मानकर ही एक कठोर बातें कही थी। मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। माँ ने मुझे दहेज में एक एक सामान दिया और भाई ने तो सोने का सेट तक दिया था। उस समय ज़िंदगी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं विदा होकर ससुराल पहुंची, वहाँ का माहौल देखकर मेरी सारी खुशियाँ काफूर हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। शादी हॉल से सीधे कोई मेहमान घर तक नहीं आया।
शायद मेरे ससुराल वालों का स्वभाव ही ऐसा था कि किसी ने वहाँ कदम रखना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा था कि पहली बहू होने के नाते मेरा स्वागत ढेर सारी रस्मों और प्यार से किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति की माँ और बहनें मुझे कार में ही छोड़कर अंदर चली गई। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब राजीव भी मेरे साथ नहीं रुके। उन्होंने तो मुझे पलटकर देखा तक नहीं, बल्कि अपनी बहनों के पीछे पीछे हाँ में हाँ मिलाते हुए चले गए। उस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। शादी की पहली रात ही मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन हिम्मत करनी थी। सारी रात तो कार में बैठकर नहीं गुजार सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी। कम से कम इस बात की परवाह किसी ने नहीं की। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई। लहंगा संभालते हुए खुद ही कार से उतरी और घर के अंदर दाखिल हो गई, मगर दिल भारी हो गया था। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे और मैं अकेली आंगन में खड़ी थी। अक्सर राजीव ने वीडियो कॉल पर मुझे अपना कमरा दिखाया करता था, इसीलिए मुझे पता था कि उनका कमरा कौन सा है। गहरी सांस लेकर मैंने वहां कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से आती आवाज़ सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। राजीव किसी लड़की से बेबी सोना माफ़ कर दो कह रहा था, जैसे किसी ने मेरी सांस रोक दी हो। जिस इंसान के लिए मैंने अपनी माँ को नाराज़ कर दिया, भाइयों से झगड़ा किया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही इंसान शादी की पहली रात किसी और लड़की से प्यार भरी बातें कर रहा था, जबकि अपनी पत्नी को कार में अकेला छोड़ आया था। इस ख्याल ने ही मेरी जान निकाल दी। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि शायद वो मजाक कर रहा हो। यह सोचकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। कुछ ही पल में सच सामने आ गया। मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखा था और राजीव कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा था। पहले भी जब वो मुझसे नाराज़ होते थे या मुझे मनाना चाहते थे तो यही अदा दिखाते थे। उसी अदा ने मुझे उनकी तरफ खींचा था। मुझे देखते ही वो घबरा गए, तुरंत मोबाइल बंद किया और सीधे खड़े हो गए। मैं उन्हें घूरते हुए बोली, ये सब क्या है राजीव? कौन थी ये लड़की वीडियो कॉल पर? वो जल्दी से बोले, कोई नहीं, मैं तो बस एक वीडियो बना रहा था ताकि कभी तुम नाराज़ हो जाओ तो तुम्हें दिखाकर मना सकूं। मैंने सिर हिलाकर कहा, मुझे मूर्ख समझते हो क्या? पीछे से लड़की की आवाज़ साफ आ रही थी। मैंने रोते हुए कहा, अगर कोई बात है तो मुझसे साफ साफ कह दो। कृपया, मेरी शादी की आज पहली रात है, इसे खराब तो मत करो। मेरी बातें सुनते ही वो कॉलर सीधा करते हुए झल्ला कर बोले, बस करो ये बकवास, यहाँ फालतू के नाटक मत करो। जाओ पहले रिलैक्स हो जाओ, फिर आराम से बातें करेंगे। मैं तुरंत बोल पड़ी, आप मुझसे इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकते हैं? हमारी अभी अभी शादी हुई है। आपने न तो मेरी तारीफ की, न कोई गिफ्ट दिया, न कोई स्वागत किया, और एक कमरा भी बिल्कुल वीरान सा क्यों है? एक फूल तक नहीं लगाया आपने। मैं आगे कुछ कहती, इससे पहले ही उन्होंने कहा, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? क्या अब मैं अपने कमरे में तुम्हारे लिए फूल सजाऊं? मेरी माँ ने मना किया था। उनका कहना था कि घर में जवान बहनें हैं, उनकी मौजूदगी में यह सब घटिया हरकतें नहीं होंगी। और अब तुम आ ही गई हो इस घर में। बारात इज्जत से लेकर आया था ना। अब क्या चाहती हो कि घर में भी फिजूल खर्ची करूं और अपनी माँ बहनों के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इस सब मेरी आदत नहीं। इसीलिए तुम भी अपने दिमाग से ये उल्टी सीधी बातें निकाल दो। इतना कहकर वो बाथरूम में चले गए और मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में मेरा ही दहेज रखा हुआ था। साफ था कि यह कमरा खाली था और यह आदमी मुझे ज़मीन पर बैठाने वाला था। मेरी आंखों में अचानक आंसू आ गए। अपने पति का यह रवैया मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह कोई अनोखी शादी है, जहां पहली रात ही दुल्हन को इस तरह झेला जा रहा था। वरना आम तौर पर शादी के बाद जब दुल्हन घर आती है तो घर वाले खुश होते हैं और पति की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता, खासकर जब शादी उसकी अपनी पसंद से हुई हो। लेकिन यहाँ सब उल्टा था। मैं घबराई हुई नज़रों से उस मोबाइल को देखने लगी जिसके सामने वो कुछ देर पहले उठक बैठक कर रहे थे। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया
मोबाइल लॉक भी नहीं था। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला मेरे होश उड़ गए। 4 अलग अलग लड़कियों का आई लव यू के मैसेज भेजे हुए थे। मैं जितना पढ़ती जा रही थी मेरे बदन में पसीना पानी की तरह बहने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द की तेज लहर उठी और हाथ कांपने लगे। अभी मैं तीसरी प्रोफाइल खोल ही रही थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आए। कुछ कहने से पहले ही उन्होंने झपट कर अपना मोबाइल मेरे हाथ से खींच लिया और गुस्से में बोले, थोड़ी भी तमीज़ नहीं है तुम्हें? इंसान की प्राइवेसी होती है। मेरे बिना इजाज़त तुम मेरे फ़ोन में कैसे घुस सकती हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी शादी आपसे हुई है। अब आपकी हर चीज़ पर मेरा हक है। आपको मेरी हालत दिखाई नहीं देती? पहली ही रात आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। जिन सपनों के साथ मैं आई थी, जिन वादों पर भरोसा किया था, आपने सब कुछ तोड़ दिया। आप कितनी लड़कियों से बातें कर रहे हैं, आपको ज़रा भी एहसास है आप क्या कर रहे हैं? मैं रो रही थी और वो धीरे से बोले, शालिनी, ये सारी लड़कियां बस टाइम पास है। मुझे मोहब्बत तो सिर्फ तुमसे है। देखो मेरी मोहब्बत आज मेरे कमरे में है, मेरे घर में मौजूद है। वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, अब रोना बंद करो, इन सब बातों को छोड़ो। आज की रात हमारी है, इसे नज़रअंदाज मत करो और बस मुझे महसूस करो। इतना कहते कहते वो मेरे करीब आने लगे और मेरी निगाहें बार बार ड्रेसिंग टेबल पर रखे मोबाइल पर जा रही थी। दिल ही दिल में मैं खून के आंसू रो रही थी, लेकिन जो दर्द मैं महसूस कर रही थी उसे शब्दों में बयान करना मेरे बस में नहीं था। वह पूरी रात मेरे लिए किसी अजीब सी यातना की तरह बीती। कहते हैं हर लड़की के लिए यह रात उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन और यादगार होती है, मगर मेरे लिए यह रात किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। सुबह की सूरज पूरी तरह निकल चुका था। बाहर हो रहे शोर से मेरी आंखें खुली। मैं घबराकर फौरन उठकर बैठ गई। कमरे में राजीव कहीं नज़र नहीं आए। वो कहाँ थे मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन बाहर से किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने और झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे उठी, साड़ी का पल्लू ठीक से सिर पर रखा और बाहर की ओर चली। जैसे ही बाहर आई तो अगला पल मेरे लिए मौत जैसा था। एक औरत मेरे पति के साथ चिपकी हुई बुरी तरह रो रही थी और राजीव उसे थामकर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा पति इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। वो औरत रोते रोते कह रही थी, राजीव, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपके खातिर अपने 2 बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी, अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया, घर छोड़ दिया और आप मेरे अलावा किसी और से शादी कर बैठे हैं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं पुलिस में शिकायत करूँगी। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मेरा फ़ायदा उठाया है, बेवफाई की है। उसकी बातों से राजीव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो उसका चेहरा पकड़ पकड़ कर उसे चुप रहने के लिए कह रहे थे। यह सब अपनी आंखों से देखते हुए मेरे सीने में घुटन बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मेरी सांसें रुक रही थी। वो औरत आगे कुछ कहती, इससे पहले ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर जिंदगी चलती रही। धीरे धीरे राजीव की हर सच्चाई मेरे सामने आती गई। सास और ननद का बर्ताव भी मेरे साथ बेहद खराब रहा, लेकिन मैंने सब कुछ सहा क्योंकि मैं अब इस घर में आ चुकी थी। अपने पीछे सारी राहें बंद कर चुकी थी, इसीलिए आगे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सब जानकर भी अनजान बनी रही और अपने पति की बेवफाई और धोखाबाजी सहती रही। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर की आवाज़ से खुला। मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही राजीव गुस्से से मेरे पास आए और मेरा बाजू पकड़कर दीवार से सटाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाक के नीचे गुल खिलाने की? मेरी पत्नी होकर तुम दूसरे मर्दों के साथ रिश्ते रखती हो। अब समझ में आया कि तुम इतनी चिढ़ी चिढ़ी क्यों रहती हो। मैं उनके हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं नहीं, आप मुझसे चिढ़ते हैं। आप मुझे जानते तक नहीं। यह सब इल्ज़ाम आप मुझ पर गलत लगा रहे हैं। मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है।
आप पढ़े लिखे हैं, मेरा मोबाइल देख सकते हैं और उन मैसेज को भी जिन्हें आपकी बहनों ने गलत रंग देकर आपको सुनाया है। मेरी बात सुनते ही उन्होंने गुस्से से मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और दहाड़ते हुए बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं, बस तुम ही पढ़ी लिखी हो, टीचर हो। मैं रोते हुए बोली, मेरा मतलब वैसा नहीं था। आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं राजीव? बहुत हो गया। हर चीज़ की एक हद होती है। आपको मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजीव मुझे देखते हुए बोले, मेरे सामने यह रोने धोने का ड्रामा मत करना। मैं अभी तुम्हारा फ़ोन देख कर आया हूँ, उसमें पैसे आए हैं। मैंने स्क्रीनशॉट देखा है। इसका मतलब तुमने पैसे निकाल भी लिए हैं। मुझे पैसे दो, मुझे काम से बाहर जाना है। इन बेकार की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। उनकी यह बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैंने रोते हुए कहा, मेरे पास भी कोई फिजूल के पैसे नहीं हैं जो मैं आपको दे दूं। मैं दिन रात मेहनत करके कमाती हूँ और आप हर बार मेरे पैसे ले जाते हो, ऊपर से इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हो। अब बस बहुत हो गया। मैं अब अपने पैसे आप पर बर्बाद नहीं करूँगी। आज से मैं आपको अपने पैसे में से 1 रुपया भी नहीं दूंगी। यह बात सुनते ही उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और दीवार से धक्का देकर जकड़ लिया। मेरे चेहरे को दबोचते हुए वो घुर्राए, ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश मत करो, जो कहा है वही करो। पैसे दो वरना यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। क्या तुम सोचती हो कि मुझे तुम्हारी हरकतों का पता नहीं है? तुम्हारी कमजोरी मेरे पास है। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे हर स्टूडेंट को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। उनके पेरेंट्स को झूठ सच बताऊंगा, फिर देखूंगा कौन पढ़ाता है तुमसे। इसीलिए बेहतर यही है कि चुपचाप पैसे दे दो और मामला यहीं ख़त्म करो। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल चकनाचूर हो गया। कभी कभी मुझे खुद पर हैरानी होती थी कि मैंने ऐसे घटिया इंसान क्यों चुना। वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल और तंग हो जाएगी। अपने आंसू रोकते हुए मैं धीरे धीरे अलमारी के ओर बढ़ी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी सैलरी आई थी, लेकिन कहते हैं ना कि पैसे का हिसाब ऊपर से तय होता है। शायद मेरे पैसे पर भी हर बार पहले से उसी का नाम लिख दिए जाते थे। तभी तो जैसे ही मेरी तनख्वाह आती, राजीव मुझसे सब छीन लेता। मैंने कांपते हाथों से अपनी सारी सैलरी उसके हवाले कर दी। उसने पैसे लेते ही हंसते हुए कहा, आज सुबह को डेट पर ले जाऊंगा, और हाँ, मेरी रात के लिए कपड़े निकाल देना। वो ब्लैक शर्ट, ग्रे पैंट और ब्लैक कोट भी निकाल देना, अच्छा लुक आएगा। उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर जाऊंगा। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और मैं रोते रोते फर्श पर ढह गई। सोचती रही, आखिर क्यों मैंने इस इंसान को चुना? कौन सा वो पल था जब मैं इसके बातों में आ गई थी? क्यों मेरी ज़िंदगी इसकी मोहब्बत के नाम पर तबाह हो गई? मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंध गई थी और मैं इसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। आज उसी की वजह से अपमान, धोखा और दर्द सह रही हूँ। अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ कि मेरा हक किसी और को दिया जा रहा है। दिल का बोझ कम करने के लिए मैंने आंसू पोंछे और खुद को खींचते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा दी। मुझे पता था अगर मैंने उसके कपड़े नहीं निकाले तो वो बेवजह मुझ पर चिल्लाएगा, अपमान करेगा, हाथ उठाएगा, और अब मुझ में उसके अत्याचार झेलने की हिम्मत नहीं बची थी। जल्दी जल्दी उसके कपड़े निकालकर प्रेस किए और फिर बाहर आकर अपनी ननद से मोबाइल ले लिया। आधे घंटे बाद मेरी क्लास थी। मैंने मुंह हाथ धोया। रोने की वजह से चेहरा लाल हो गया था, आंखें सूज चुकी थी। असल में मैं बुरी नहीं दिखती थी, बल्कि खूबसूरत थी। शादी से पहले कई लोग मेरा तारीफ करते थे, कई रिश्ते आते थे, लेकिन मैं तो राजीव की दीवानी थी। कहते हैं ना, जब आप हजारों को ठुकरा कर सिर्फ एक को चुनते हो तो वही आपको धोखा देता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने घर वालों की एक न सुनी, और आज उसी गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। वक्त धीरे धीरे कटने लगा। सारी चीज़ें सहजते संवारते हुए लगभग आधा घंटा निकल गया और फिर मैंने अपनी क्लास शुरू कर दी।
इस वक्त मैं 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। दोनों बच्चे खामोशी से अपनी अपनी किताबें लेकर बैठे थे और मैं पूरी तरह से पढ़ाने में ध्यान लगाने लगी थी। कुछ देर पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसे मैंने फिलहाल दिमाग से बाहर निकाल दिया था। दरअसल इतने साल मैंने इसी तरह सब कुछ अनदेखा करके ही इस घर में वक्त काटा था। अगर मुझे अपने कैरियर पर ध्यान देना था तो मुझे सिर्फ आज पर फोकस करना था। बीते हुए कल और आने वाले कल दोनों को मैंने किनारे कर दिया था। शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती रही जो मैं बार बार दोहराती रही। करीब 1 घंटे तक क्लास चली। बच्चों को होमवर्क देकर जैसे ही मैंने मोबाइल बंद किया मैं चुपचाप बैठ गई, लेकिन तभी दिमाग फिर से राजीव और उनकी हरकतों की तरफ जाने लगा। शादी की सुबह जब मैं बेहोश हुई थी, मेरी आंख अस्पताल के बिस्तर पर खुली। कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाई कि मैं कहाँ हूँ। होश आने पर मैंने ज़ोर ज़ोर से हंगामा मचाना शुरू कर दिया, मुझे मेरे पति से मिलवाओ। लेकिन राजीव तो जैसे अस्पताल में मुझे छोड़कर गायब ही हो गए थे। वहाँ उनका कोई अता पता नहीं था, सिर्फ मेरे भैया मौजूद थे। दोनों मुझे समझाने की कोशिश करने लगे कि मैं तसल्ली रखूं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने रोते रोते कहा, भैया कल रात उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया और सुबह जो लड़की आई थी उसके बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर एक भैया चुपचाप सुनते रहे, मगर दूसरे भैया भड़क गए। उन्होंने मुझे खूब डांटा और कहा, जब हम तुम्हें समझा रहे थे, रोक रहे थे, तब तुम्हें हमारी बात समझ में क्यों नहीं आई? हमने कितनी बार कहा था कि यह लड़का और उसका घराना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने हमारी एक न सुनी, उल्टा माँ से हमसे बगावत की और इस इंसान की तरफदार बन गई। आज देख लो, उसी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल और टूट गया, लेकिन मेरे दूसरे भैया ने उस समय मेरा साथ दिया। उन्होंने छोटे भैया को समझाया, यह वक्त उसे सुनाने का नहीं है, हमारी बहन की हालत ठीक नहीं है, अब हमें राजीव से बात करनी होगी। यह कोई तमाशा नहीं कि हमारी बहन को इस तरह रुसवा किया जाए। शादी हो चुकी है, अब निभाना तो पड़ेगा। मगर उनकी कोशिश का भी कोई असर नहीं हुआ। उसी शाम एक पंचायत बैठी और जब राजीव से बात की गई तो उसके घर वालों ने साफ हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था, अगर आप लोगों को और आपकी बेटी को इतनी परेशानी है तो अपनी बहन को वापस ले जाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने बेटे की शादी कहीं और कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर हम सब सकते में आ गए थे। वो लोग इतने बेशरम निकले थे, मगर हमारा ताल्लुक इज्जतदार ख़ानदान से था। उसके बाद कुछ और कहना सुनना बाकी ही नहीं रहा। मेरे भाइयों ने मुझे समझाते हुए कहा था, शादी से पहले तो इंसान की ज़िंदगी में कई रास्ते होते हैं, लेकिन शादी के बाद एक औरत अपने पति को अपने तरीके से संभालती है। अब जब तुम उसके घर में जा चुकी हो, उसकी पत्नी बन चुकी हो, तो तुम्हें ही अपना घर बसाना होगा। तुम पत्नी हो, तुम्हारे पास सब कुछ बदलने की ताकत है, उसे संभालो, वो खुद ही सुधर जाएगा। माँ ने भी मुझे यही समझाया और साफ साफ कहा, देखो यह रिश्ता तुम्हारी अपनी पसंद से हुआ है, अब तुम्हारे साथ में जो घटित होगा वो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। हमें या तुम्हारे भाइयों को बार बार इसमें मत घसीटो। अब जाओ और जैसे तैसे अपने ससुराल में एडजस्ट करो, अब और कुछ नहीं हो सकता। उनकी बातें मेरे दिल को चीर कर रख गई, मगर उन्होंने यह सब शादी से पहले भी कितनी बार समझाने की कोशिश की थी। जो इंसान ड्राइवर होकर भी ऐसी हरकतें करता है वो कहीं न कहीं पहले से ही बिगड़ा हुआ होगा। लेकिन मैं उस वक्त अपनी ही जिद पर अड़ी रही, अपने ही घर वालों के खिलाफ जाकर एक अजनबी पर भरोसा कर बैठी, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ठान ली थी। पंचायत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की बना दिया, लेकिन जब भी मैं अपने मम्मी के बारे में सोचती तो दिल में कसक उठती थी। अफसोस होता था कि अगर वो चाहती तो मुझे इस इंसान से शुरू में ही अलग करवा सकती थी, कहीं और शादी कर देती, शायद मेरी दुनिया कुछ और होती। मगर शादी के केवल 2 साल बाद ही मम्मी मेरी इस दुनिया से चली गई। उनकी मौत के बाद मेरी ज़िंदगी का असली संघर्ष शुरू हुआ। क्लास लेने के बाद मैं फ्री ही हुई थी कि बाहर से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं घबराकर दौड़ी तो देखा
मेरी दोनों नंदे अपने भाई से बहस कर रही थी। सुनने पर एहसास हुआ कि मामला मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरी छोटी ननद गुस्से में बोली, भैया अगर आपने इस औरत को अभी नहीं निकाला तो हम दोनों बहनें यह घर छोड़कर चले जाएंगे। हम खुद कमाएंगे और इस घर को चलाएंगे, लेकिन इसे इस घर में नहीं रखेंगे। मेरे पति गुस्से में आए और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। तुम जैसी औरत किसी का दुख नहीं समझ सकती। मैं तुम्हें तलाक दूंगा, जल्द ही कागज़ तैयार करवा लूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूँगा। उनके ये शब्द मेरे लिए बहुत भारी हथौड़े जैसे थे। मेरी 5 साल की उम्मीदें और सहनशीलता चकनाचूर हो गई। मैं हर दिन एक आस में जीती थी कि कभी न कभी मेरे पति को मुझसे मोहब्बत होगी, उनकी आदतें बदलेंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत इस तरह पलटेंगी कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरी नंदे भी भाई से कहने लगी, भैया इसे बाहर निकाल दो, और वो सचमुच आगे बढ़कर मुझे धक्के देने लगे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कहाँ जाऊँगी? भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन यह बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उन्होंने मेरा रोना बिल्कुल नहीं सुना और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास सिर्फ मोबाइल और कुछ सामान रह गया था। अब यह तय था कि मुझे अपने मायके जाकर ही अपना सामान लाना होगा, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी था कि मेरे भाई भाभी का रिएक्शन कैसा होगा। फिलहाल मैं अपने मायके पहुंच गई। जब मैंने भाई और भाभीयों को बैठाकर पूरी बात बताई तो उनका व्यवहार बेहद ठंडा था। मेरी भाभियां तो सीधे सीधे कहकर अपने कमरों में चली गईं, यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। जब मम्मी तुम्हें रोक रही थी तब तुमने उनकी एक नहीं सुनी। राजीव से शादी करने के लिए तुम खुद ही जिद कर रही थी। अब जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी गहरे घाव की तरह थे। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ मेरा अब टिकना मुश्किल है। मैं मम्मी के कमरे में रहने लगी, लेकिन मेरे लिए तरह तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी गई। छोटी भाभी के बच्चे भी मम्मी के कमरे में शिफ्ट हो गए। उन बच्चों को भी मुझसे शिकायत होने लगी। मुझे हैरानी होती थी कि माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को इतनी नफरत क्यों सिखाती हैं। जिन बच्चों को यह सिखाया जाता है कि मासी और मामा अच्छे होते हैं, उन्हें यह भी बताया जाता है कि बुआ और चाचा अच्छे नहीं होते। उनके इस रवैये पर मैं बस चुपचाप सोचती रहती। वक्त और तेज़ी से गुजरता रहा। वहाँ रहते हुए मुझे 2 हफ्ते हो चुके थे। मेरी तबीयत भी खराब रहती थी। इस वजह से मैं क्लास भी नहीं ले पा रही थी। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। तभी एक दिन अचानक दोनों भाई कमरे में दाखिल हुए। मुझे लगा कि शायद वो मुझे हौसला देने आए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कहा मैं हैरान रह गई। मेरे भैया ने कहा, तुम्हारे पास पैसे होंगे, डॉक्टर के पास जाओ और दवाई ले आओ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तुम अपना इंतज़ाम खुद कर लो। हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। हमारे बच्चे हैं, हमारी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। तुम कमाती हो, तुम अपनी ज़रूरतें खुद भी पूरा कर सकती हो। अगर किसी अच्छे रिश्ते का मौका आया तो हम तुम्हारी जल्द ही शादी करवा देंगे। मुझे अच्छे से पता था कि ये बातें भैया की नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की तरफ से निकली थी। मैं कुछ नहीं बोली। भला मैं उनसे उलझती तो क्या फ़ायदा। वक्त अपनी रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा था। मैं ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे अब इस जगह से राहत मिले। छोटी छोटी बातों पर ताने किसी इंसान को पूरी तरह तोड़ देते हैं। मेरे पति से मेरा रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। उसने मुझे तलाक दे दिया था। उस दिन मैं गैलरी में बैठी थी, तभी घर के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। कमर में दर्द की वजह से मैं मुश्किल से उठ पाई और इंतज़ार करने लगी कि शायद कोई आकर दरवाज़ा खोल दे, लेकिन जब कोई नहीं आया तो बड़ी मुश्किल से मैं उठकर दरवाज़ा खोलने गई। सामने खड़ा एक अजनबी लड़का था। उससे कुछ कहती उससे पहले ही उसने कहा, मिस शालिनी, मैं शुभम हूँ, आपका एक स्टूडेंट जो कैमरा ऑफ करके आपके सामने आता है। कुछ लम्हों के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं उस स्टूडेंट से 15,000 फीस लेती थी और वो हमेशा बहुत सज्जन और समय पर पेमेंट करता था। उम्र थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से वो कैमरा ऑफ रखता था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उसने कहा,
मुझे पता चला है कि आपकी डिवोर्स हो चुकी है। मैं आपके लिए अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। मैंने आपके भाइयों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास समय नहीं है। अगर आपका मन हो तो प्लीज़ मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। यह कहकर वो चला गया। मैं दंग रह गई कि यह क्या हुआ। सुबह मेरे दरवाजे पर कैसे आया। मेरे दिमाग में अचानक वही अजनबी नंबर आया जिससे कुछ दिन पहले मुझे कॉल आई थी। क्या यह वही व्यक्ति था? मैंने सोचकर अपने कमरे में जाकर उसी नंबर पर डायल किया। कुछ ही लम्हों में कॉल रिसीव हो गई। मैंने हेलो कहा। इससे पहले ही उसने कहा, आई एम सॉरी, यह मेरा ही नंबर है। मुझे पता है कि आप समझदार हैं। बहुत जल्दी ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वो मैसेज मुझे सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका था, लेकिन मैंने खुद को अलग तरीके की लड़की साबित किया। मैंने तुरंत कहा, शुभम, मैं तलाकशुदा हूँ और तुम अभी कुंवारे हो। वो बिना देर किए बोला, मैं तुम्हारा 5 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। यह मौका अब हाथ से जाने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर से झटका लगा। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं प्रोफेसर दीक्षित जी का बेटा हूँ। कॉलेज में कई बार आपको देखा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर आपकी शादी हो गई। जब पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी आवाज़ सुनने और आपकी मदद करने के लिए ही ट्यूशन लूँ। प्लीज़ मुझे इनकार मत कीजिए। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। मुझे आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता है। मैं हैरान होकर बोली, तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? कुछ लम्हों तक वो खामोश रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर खबर भी रखी जाती है। और बस फिर उसने कॉल ख़त्म कर दी। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई और शुभम अपने पेरेंट्स के साथ मेरे रिश्ते लेकर आया। मैं हैरान रह गई कि यह ट्यूशन क्लास मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। कहते हैं ना, जो लोग सब्र करते हैं ऊपर वाला उन्हें ज़रूर इनाम देता है। मेरा इनाम शुभम के रूप में मुझे मिला, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब भगवान चाहें तो चमत्कार भी हो सकते हैं। ऊपर वाला हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। आज मेरी ज़िंदगी शुभम के साथ खुशहाल और प्यार भरी है। मैं चाहती हूँ कि हर बेटी की परेशान ज़िंदगी भी खुशहाल में बदल जाए और हर घर की बेटी सुरक्षित और खुश रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें